नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। उम्मीद है आप लोग भूले नहीं होंगे कि आपको पढ़ाई जारी रखना है। आपकी परीक्षाएं अभी ख़त्म हुई थी, इसलिए मैंने बीच में कुछ दिनों के लिए आप लोगों को ब्रेक दे दिया था ताकि आप लोग थोड़ा सा आराम कर सकें। लेकिन समय रुकता नहीं, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है और हमें भी रुकना नहीं चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य पर समय रहते पहुँच सकें। अतः हम लोग अब पढ़ाई शुरू करेंगे और मैं आज कक्षा 7वीं की वीडियो बनाने वाली हूँ। इस क्लास के लिए वीडियो मैंने अभी तक एक भी नहीं बनाया था। अब चूँकि 6ठी के बच्चे 7वीं में पहुँच चुके हैं तो उन लोगों को इसी पुस्तक की वीडियो की ज़रूरत होगी। अगर यही पुस्तक अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में चल रहा है, तो इसलिए मैं इस क्लास की भी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और एक नई पुस्तक है स्वर्णिम, उसकी भी वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। जिन स्कूलों में स्वर्णिम पाठ्यक्रम में है उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो आज कक्षा 7वीं के लिए नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक की जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो दूसरे पाठ का है और पहला पाठ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कविता है। तो इस कहानी का नाम है यह मेरा यह मीत का। इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक और संदेश देना चाहती हूँ कि इस बार जैसे मैं 9वीं और 10वीं के लिए तैयारी करवाती हूँ आप लोगों के हिंदी की, उसी प्रकार इस साल मैंने सोचा है कि जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको भी इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्हें ये ना लगे कि आसपास अगर कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है या कोई और समझाने वाला नहीं है इसलिए मुझे संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसा ना हो। अगर आपकी रुचि है कि आप संस्कृत पढ़ें तो मैं आपकी सहायता करूंगी। मैं CBSE और बिहार बोर्ड के संस्कृत के पाठ भी इस बार अपलोड करूंगी और संस्कृत के जो बेसिक नियम हैं उन नियमों को भी मैं आप लोगों से साझा करूंगी। तो अगर आपकी रुचि है संस्कृत पढ़ने में तो मुझसे संपर्क कीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके लिए लाइव क्लास भी दूंगी, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करवाऊंगी उस पर मैं भी थोड़ा आपके लिए काम करूंगी ताकि आप छोटे छोटे वाक्य भी खुद से बना सकें। इसलिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और अगर आपके कोई मित्र, कोई बंधु जो संस्कृत पढ़ रहे हैं और उनको इस तरह की असुविधा आ रही है तो उनसे प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो वो देख सकें और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। तो चलिए आज जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है इसमें एक कहानी बताई गई है। ये दो मित्रों की आपसी सूझबूझ की कहानी है और एक दूसरे की सहायता से जीवन में सफलता अर्जित करने की संदेशपरक व प्रेरक कहानी है। मतलब मित्रता क्या होती है? एक अच्छा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की सहायता करता है ज़रूरत पड़ने पर, उसका मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उसकी उस कमी को दूर करने की कोशिश करता है, हमेशा साथ देता है। जब सारी दुनिया उससे पीछा छुड़ा लेती है, उससे दूर हो जाती है, तो भी वो उसके साथ बना रहता है, घमंड नहीं दिखाता। तो इन चीज़ों को इस पाठ में दिखाया गया है। दो मित्र हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता से कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, एक विद्यालय से। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। मतलब ऐसे मास्टर, ऐसे सर जो अपने टास्क के लिए बहुत ज़्यादा कठोर रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे कि हाँ उनका होमवर्क होना ही चाहिए, जिनके डर से हम लोग रोज़ का पाठ रोज़ याद कर लेते थे। मतलब टाला नहीं करते थे। जैसे होता है ना अक्सर, हाँ बच्चे क्या करते हैं कि सर ने या मैम ने कुछ होमवर्क दिया तो लोग टाल देते हैं, चलो बाद में करेंगे। और बाद क्या होता है, तो बाद एकदम लास्ट एग्ज़ाम का ही टाइम होता है। लेकिन जो हार्ड टास्क मास्टर होते हैं, जिनसे बच्चे थोड़ा डरते हैं, जो स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका होमवर्क लेकिन एकदम टाइमली सब लोग कर लेते। तो वैसे ही मास्टर थे लेखक के। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो ना कुछ याद कर पाते थे, ना बताई हुई विद्या का स्मरण रख पाते थे। मतलब सब तो एक समान नहीं हो सकते ना, सबकी बुद्धि, सबकी स्मरण शक्ति एक समान नहीं होती। तो कुछ बच्चे फिर भी ऐसे थे जो याद नहीं कर पाते थे, चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे, या बताई हुई जो भी पाठ बताई गई हो, जो भी विद्या बताई गई हो, उसको याद नहीं रख पाते थे। स्मरण का मतलब याद होता है। यद्यपि हालांकि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। जो लिखने के लिए होमवर्क मिलता था उसको सही गलत जैसे भी होता हो, देख के होता हो, पूछ के होता हो, वो पूरा कर लेते थे, लेकिन याद नहीं रख पाते थे।
अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली और वह भी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और न कभी भूल ही पाऊंगा। लेकिन अध्यापक सिर्फ हार्ड नहीं थे बल्कि समझदार भी थे। वो जानते थे उन बच्चों की तकलीफ़ों को, उन बच्चों की मजबूरियों को। वो जान रहे हैं कि बच्चे कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, यानी एक उपाय तैयार किया और वो उपाय थी कहानी। कहानी सुनाकर वो पाठ को समझाने की कोशिश करने लगे और उस कहानी को लेखक भी कभी नहीं भूल पाए, ना ही भूल पाएंगे। बच्चों, एक प्रॉब्लम और है कि गर्मी आ गई है और मुझे पंखा चलाना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत आवाज़ पंखे की आए और अगर आपको ज़्यादा इससे परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। अगली बार से मैं पंखा बंद करके ही वीडियो बनाऊंगी, पर फ़िलहाल ये वीडियो मैं पंखे के साथ ही बना रही हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो कहानी ये थी कि किसी गांव में दो बालकों में गहरी मित्रता थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे, नाम से नहीं पुकारते थे। मीत का भी मतलब मित्र होता है, अतः वो दोनों नाम कहकर एक दूसरे को नहीं पुकारते थे बल्कि मीत कहकर बुलाते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे, दोनों आश्चर्यचकित थे। कारण एक दरिद्र पिता का पुत्र था, दरिद्र मतलब गरीब पिता का पुत्र था, जिनके पास न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े। अन्न का मतलब अनाज होता है। तो वो इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था और पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। किताब कॉपी आदि की चर्चा तो बहुत दूर की बात थी। वो सब कहाँ से खर्च करेंगे, किताब कॉपी कहाँ से लाएंगे, ये सोचने की ही बात नहीं थी, क्योंकि खाने के पैसे जिसके पास नहीं हो वो पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से निकालेगा। पहले तो जीना ज़रूरी है ना। तो ऐसी गरीबी थी उसके पिता के पास। परंतु जो दूसरा मित्र था वो धनी व्यापारी का पुत्र था। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, ठीक है। तो वो काफ़ी धनिक था। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था, सब तरह से मतलब धन धान्य संपत्ति सुख सब चीज़ से भरा पूरा था। सब कुछ उसके पास भरपूर मात्रा में थी। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था और चीज़ें तो उसके पास बहुत सारी थी, धन दौलत भी बहुत सारा था। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा सुंदर दिल था उसके पास, ऐसा अच्छा मन था उसके पास, जिसमें उसके मीत के लिए, उसके मित्र के लिए बहुत सारा प्रेम था, बहुत सारी भावनाएं थी। हृदय की इसी प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया, यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। और अपने उसी प्रेम के कारण उससे प्रेरित होकर, उस प्रेम से प्रेरित होकर एक दिन वो अपने पिता के सामने जिद कर बैठा। अड़ गया मतलब जिद कर बैठा कि अगर गरीबी की वजह से मेरा मित्र नहीं पढ़ पाएगा, उसकी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। मित्र पढ़ेगा तो ही मैं भी पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। मित्र ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अगर मेरा मित्र गरीब है तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा और उसके तरह गरीब ही बना रहूंगा, अनपढ़ ही बना रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्च की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली और इस प्रकार जिद करके उसने अपने मित्र की पढ़ाई लिखाई का, उसके खान पान का सारा इंतज़ाम अपने पिता से करवा लिया ताकि उसका मित्र पढ़ सके। आखिर कौन सा पिता चाहेगा कि उसका बच्चा अनपढ़ रह जाए। तो धनिक व्यापारी भी ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए अपने बेटे की जिद को पूरी करने के लिए उसके दोस्त को पढ़ाने को भी राजी हो जाता है। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का साथ हाथ बटाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों मित्रों की पढ़ाई तो धनिक व्यापारी ने कराना शुरू कर दिया। कुछ साल तक दोनों साथ में पढ़ते रहे, पर जो धनिक व्यापारी का बेटा था वो कुछ साल तक पढ़ लिख गया और उसके बाद उसने अपने पिता का व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया, मतलब उनकी सहायता करने लगी। हाथ बटाना मतलब सहायता करने लगा। लेकिन अपने मीत को वे सारे खर्चे दिलाता रहा। उसने अपनी पढ़ाई तो छोड़ दी थी, अपनी ज़रूरत भर पढ़ाई करने के बाद वो व्यवसाय में हाथ बटाने लगा और पढ़ाई उसने छोड़ दी। लेकिन उसका मित्र जो था, उसका मीत जो था, वो पढ़ाई करता रहा आगे, जिसके लिए अभी भी खर्च उसका मीत ही उठाता था, वही करता था, जिससे वो निरंतर प्रगति करता रहा। निरंतर का मतलब लगातार और प्रगति का मतलब प्रोग्रेस होता है। तो लगातार वो आगे बढ़ता रहा, प्रगति करता रहा, तरक्की करता रहा। आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र
इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना प्रकार के विद्या में प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और उस पढ़ाई के बदौलत क्या हुआ कि आगे जाकर वो बच्चा राजनीति अर्थात पॉलिटिकल साइंस, धर्मशास्त्र यानी कि रिलीजियस रिलेटेड शास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, साहित्य यानी लिटरेचर और ज्योतिषी आदि सारी विद्याओं का प्रकांड यानी कि बहुत महान विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, उसने सम्मान प्राप्त किया। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया। उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि सुनकर, उसका नाम सुनकर वहाँ के राजा ने उसे अपने दरबार में बुला लिया, स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। और उसकी विद्वता यानी कि उसके नॉलेज पर मुग्ध होकर, प्रसन्न होकर, मोहित होकर उसको अपना मंत्री बना लिया, क्योंकि वो उतना ज्ञानी था। और जिस राज्य का मंत्री ज्ञानी होगा उस राज्य की तो तरक्की निश्चित ही होगी, तो राजा ने उसे मंत्री बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया और इधर वो व्यापारी जो इसका मित्र था, जिसने इसको इतनी सहायता की थी, उसके भाग्य पर यानी कि उसकी किस्मत पर वज्रपात यानी बिजली गिर गई। मतलब बहुत मुश्किल समय आया, उसका भाग्य खराब हो गया। अकस्मात अचानक एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। उसके घर में उसकी संपत्ति कुछ डाकुओं ने जाके लूट लिया और जान बचाने के लिए, उस डाकू से बचने के लिए उसका परिवार जब घर से बाहर निकला, वो भी बाहर निकला, तभी डाकुओं ने उसके घर को भी जला दिया। यहाँ तक कि अब उसके पास रहने के लिए छत भी नहीं रह गया था, धन तो चला ही गया था। इसी शोक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। इसी शोक में मित्र के जो पिता थे, जो व्यापारी थे, जिन्होंने अब तक सारा खर्च उठाया था, वो स्वर्ग सिधार गए कि अब आगे का खर्च कैसे चलेगा, आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी। और उसका पुत्र बेचारा दाने दाने को मोहताज हो गया, दाने दाने के लिए तरस गया। उसके पास खाने तक को अनाज नहीं था। पुत्र कौन? वो मंत्री का मित्र। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया और परिस्थिति ऐसी आ गई कि अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए उसे भीख मांगना पड़ा। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देखकर मंत्री को बहुत दुख हुआ। और अब जब उस व्यापारी को यानी कि मंत्री का जो मित्र था, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रह गए और अपने परिवार के लिए वो भीख मांगने लगा। तो इसी क्रम में एक दिन राजधानी के मार्ग पर वो जब भीख मांग रहा था तो उसे उसके मित्र यानी कि मंत्री ने ऐसे देखा, फटेहाल भिक्षुक के रूप में देखा, यानी कि बहुत बुरी परिस्थिति में जो भिखारी था उस रूप में उसे देखा। भिक्षुक मतलब भिखारी। मंत्री को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि जिसने सारी जिंदगी उसकी सहायता की, जिसने उसे उस लायक बनाया कि वो मंत्री बन चुका है, वो आज इस परिस्थिति में है और उसने उसकी खोज खबर भी नहीं ली। वह उसे घर ले आया, अपने मित्र को, मित्र के परिवार को भी बुलवा भेजा और उसके पूरे परिवार को अपने घर बुला लिया। कुछ दिन खिलाया पिलाया, उसके अपने पास रखा, कुछ दिन खिलाया पिलाया, कुछ समय बीता तो एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूँगा। आखिर वो व्यापारी भिखारी तो सच में नहीं था और ना ही मुफ्तखोर था, ना ही उसे आराम से बैठे रहने की आदत थी। मेहनती व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, अच्छे दिल का व्यक्ति था। अतः उसे ये चीज़ बुरा लग रहा था कि वो बिना कुछ किए धरे यहाँ पे बैठा हुआ था। तो उसने अपने मित्र से कहा कि हम हमेशा तो तुम्हारे ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकते, हमेशा तुम्हारे यहाँ बैठे नहीं रह सकते, तो इससे बेहतर ये होगा कि तुम मुझे कुछ धन दे दो, उधार दे दो, मैं उससे अपना व्यापार फिर से शुरू करूँगा और अपना काम फिर से चलाऊँगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वो अपने मीत की तत्काल सहायता कर सके। मंत्री तो वो था, लेकिन उसके पास इतना धन अभी भी जमा नहीं था कि वो अपने मीत को दे देता और कहता कि जाओ भाई तुम अपना व्यवसाय शुरू करो। तत्काल मतलब तुरंत। कुछ पल सोचने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत, हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। कुछ पल मंत्री ने सोचा कि आखिर अपने मित्र की सहायता कैसे करे। फिर उसे याद आया कि
महाराज जो हैं वो हर पूर्णिमा को, पूर्णिमा आप जानते होंगे ना, पाक्षिक होता है, महीने में एक बार एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आता है। 15 दिन में अमावस्या और फिर 15 दिन के बाद पूर्णिमा आता है। पूर्णिमा जिस दिन पूरा चांद होता है, जिसे इंग्लिश में फुल मून नाइट कहते हैं। तो प्रत्येक पूर्णिमा को महाराज जो थे वो दान दिया करते थे याचकों को, यानी मांगने वालों को। और ये लाइन जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है बेटा हमारे ज़िंदगी के लिए भी, कि जब कोई मुसीबत आए, कोई विपत्ति आए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुसीबत से लड़ना चाहिए, डट कर उसके सामने खड़े होना चाहिए, उससे जूझना चाहिए, तभी हम उसको दूर कर पाते हैं। वरना उस विपत्ति में घिरे घिरे हम और नीचे की ओर चले जाते हैं। खैर, तो जो याचक सबसे पहले सामने आता है, राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। और मंत्री ने अपने मित्र को बताया कि जो याचक, जो मांगने वाला जो आता है, सबसे पहले आता है महाराज के सामने, उसे महाराज 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। बाकी लोगों को भी देते हैं, लेकिन जो पहले आता है उसे 100 स्वर्ण मुद्रा दिया जाता है। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। मंत्री ने कहा कि अब ज़्यादा समय भी बचा हुआ नहीं है, सिर्फ 3 दिन बाद ही पूर्णिमा है। तो एक काम करना कि कल ही तुम मेरे पास आ जाना रात में, और मैं रात में ही ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा कि सुबह होते ही सबसे पहले तुम महाराज के सामने पहुंचो। और जब सबसे पहले तुम महाराज के सामने पहुंचोगे तो निश्चय ही तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। व्यापारी की सूखी आशालता जैसे फिर से हरी हो गई। आशालता से मतलब उम्मीदों के का जो पौधा था, जो मुरझा गया था, जिसमें अब कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, वो फिर से हरी भरी हो गई। फिर से एक आशा उसे दिखी कि हाँ, अब शायद पैसे मिले तो मैं नया बिजनेस शुरू कर सकूं। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा, और जब उसे पैसे मिल गए तो खुशी के साथ वो घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई, और उसने सोच लिया कि अब जब अपने नगर में जाएंगे तो नए तरीके से, एकदम आरंभ से, शुरुआत से व्यापार शुरू करूंगा। कोई नया व्यापार करूंगा, लेकिन शुरू से शुरू करूंगा। दोनों मित्र गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। व्यापारी भाई पहले से इतना नॉलेजेबल तो था, इतना टैलेंटेड तो था जो अपना व्यापार कर रहा था, तो उसका व्यापार सफल होना निश्चित ही था। मेहनती भी था, उसके मन में लगन भी थी, तो फिर तो सफल होगा ही। मंत्री राजकाज में लग गया। दोनों मित्र जब अलग हुए तो मंत्री के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी थी, तो वो अपना काम में लग गया, और उसका व्यापारी मित्र अपने व्यवसाय में। और उसका व्यापारी मित्र जो था, उसने नए सिरे से अपने व्यवसाय को शुरू किया था, तो व्यवसाय में बिजी हो गया। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। व्यापारी जो था, उसका मित्र, वो अनुभवी भी था, एक्सपीरियंस था, और साथ ही साथ विपत्ति का मारा था, मुसीबत का मारा था। उसके पास करो या मरो का ही उपाय था, या तो वो व्यवसाय में सफल हो या फिर सारी जिंदगी भीख मांगता हुआ गुजारे। वो रिस्क नहीं ले सकता था व्यापार में असफल होने का। इसलिए उसने जितनी उसके पास शक्ति थी और जितनी बुद्धि थी, वो सारा उसने व्यापार में झोंक दिया, लगा दिया, ताकि वो सफल हो जाए। उसका व्यापार उसकी मेहनत और उसकी बुद्धि की वजह से चमक उठा, यानी चल उठा। उधर मंत्री संपन्न था, क्योंकि वो मंत्री था, उसके पास धन था। संपन्न था मतलब कि धनवान था, लेकिन सुखी नहीं था। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। मंत्री जो कि खुद इतना लायक था, जिसने उस गरीबी में भी अपने लिए इतना उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था, इतना ज्ञानी हो गया था, वहीं उसका बेटा जो था वो नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वो कुछ पढ़ लिख नहीं रहा था। लाख उसके पीछे कोशिश की थी मंत्री साहब ने, खुद जो कि इतने प्रकांड पंडित थे, लेकिन उसका बेटा जो था बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता था, नहीं पढ़ता था। और न वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था, बिल्कुल भूल जाता था। मंत्री को अपने मीत की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। और मंत्री को अपने मित्र की याद आई थी, अपने दुख में अपने दोस्त की याद आई थी, तो उसके पास जाने लगा। तो उसका बेटा भी जिद करने लगा कि मैं भी चलूँगा। वह उसे भी साथ लिए अपने मीत के पास पहुंचा
और मंत्री ने सोचा कि चलो भाई ले चलते, क्या हर्ज है, और वो अपने बेटे को लेकर मीत के यहाँ गया। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। आप लोगों ने कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनी होगी, जिसमें सुदामा बहुत गरीब थे, जिनके पास खाने को भी उपाय नहीं था, और वो कुछ चावल के दाने भून कर श्री कृष्ण से मिलने गए थे। उनके लिए उपहार में वो चावल के दाने लेके गए थे, जिन्हें खाकर श्री कृष्ण ने 3 लोगों की समृद्धि सुदामा को प्रदान कर दिया था। सुदामा को कुछ भी नहीं पता था। सुदामा को लगा कि उसके मित्र ने उसकी गरीबी पर ध्यान ही नहीं दिया, और सुदामा बड़ा दुखी मन से वापस लौट के आया। वो भी कुछ मांग नहीं सका, क्योंकि अपने मित्र से मांगने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। तो जब सुदामा घर लौट के आते हैं तो वो अपने घर को महल में बदले हुए देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और सुख से उन्हें विश्वास नहीं होता है कि उनके मित्र ने बिना कुछ जताए हुए, बिना कुछ बोले हुए उनको इतना धन दौलत, इतना समृद्धि दान कर दिया। तो जो आश्चर्य, जो खुशी उस समय सुदामा को प्राप्त हुई थी, वैसे ही आश्चर्य और वैसी ही खुशी मंत्री को हुई जब उन्होंने देखा कि उनका मित्र जो है व्यवसाय में इतना सफल हो गया है और फिर से उतनी समृद्धि उसने प्राप्त कर ली है जितने वो पहले था। मीत सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, बहुत आलीशान स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता थी। उसे तो अपनी चिंता सता रही थी, परेशान कर रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं रहा। मंत्री का इतना भव्य स्वागत हुआ, मित्र से मिला तो उसे खुश जिस तरह से होना चाहिए, उसके चेहरे पे जो भाव आने चाहिए वो नहीं दिख रहा था। उसका मित्र ये बात समझ गया और उसने पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, मुंह क्यों लटकाए हुए हो। तो मंत्री ने बताया कि मैंने तुम्हारी सहायता प्राप्त की, मैंने गरीबी से लड़कर विद्वान बनने की कोशिश की, राजमंत्री के पद पर मैं पहुंचा, पर इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी मेरा पुत्र पढ़ नहीं रहा है। मेरी मजबूरी थी फिर भी मैंने पढ़ लिया, और उसके पास कोई मजबूरी नहीं है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है। बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था। और जब सारी बात व्यापारी ने सुना तो उसे अपने मित्र के लिए बुरा लगा, और मंत्री पुत्र के बारे में उसने सारी बातें जान ली कि वो कैसे रहता है, क्या करता है और क्यों नहीं पढ़ता। सब कुछ जानने के बाद उसके पुत्र से व्यापारी ने कहा कि तुम्हें पता है कि 5 साल पहले मैं किस परिस्थिति में था। तो उनके पुत्र ने, मंत्री के पुत्र ने कहा, हाँ आप एक दरिद्र याचक थे, आप एक गरीब मांगने वाले थे। शाबाश, अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया। तो मंत्री के पुत्र ने कहा, मुझे नहीं मालूम। फिर व्यवसायी ने कहा, देखो तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली, गरीब भिखारी बनकर मैंने 100 मुद्राएं प्राप्त की राजा से, वो भी तुम्हारे पिता की सहायता से। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया, व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। मैंने उन्हीं पैसों से व्यापार शुरू किया। मेरी जितनी शक्ति थी, जितनी भक्ति मैं कर सकता था, यानी कि जितनी श्रद्धा से मैं इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता था मैंने किया। जितनी बुद्धि मेरे पास थी मैंने सारी लगा दी। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता था। जितना भी वो लाभ करते थे ना, जितना भी उनको मुनाफा हो रहा था ना अपने बिजनेस में, उन मुनाफा को वो 2 भागों में बांट देते थे और कहता यह मेरा, यह मीत का, और 2 भागों में डिवाइड करके अपने मुनाफे को, अपने इनकम को वो क्या कहते थे कि एक भाग जो है वो मेरे मीत का है और एक भाग मेरा है। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता और दोनों जो भी उसने कमाया था उस दोनों भाग को, सारी संपत्ति को, दोनों संपत्तियों को वो अलग अलग 2 व्यापार में लगा दिया करता था। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? और व्यापारी मित्र ने समझाया कि जो मैं 2 अलग अलग व्यापारों में उन संपत्ति को लगाता था, इसकी वजह से मेरा मुनाफा भी डबल हो गया था और मैं धीरे धीरे लखपति बनता गया। मैं इतना संपत्तिवान हो गया। मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्या कहना चाहते हैं व्यापारी।
व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, बेटे, अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे। अब व्यापारी मित्र उसे समझाना चाहता था कि तुम्हारी इनकम जो है वो तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी विद्या है, तो तुम उसे अपने दिमाग में रखो, उसे अपना गुण समझ लो और उसको बांट के दोबारा आगे बढ़ाने के लिए उसी गुण को आगे बढ़ाते हुए, उसी गुण को विकसित करते हुए अपना और अपने मित्रों के लिए अपने दिल में, अपने दिमाग में जमा करते जाओ। तो जो भी ज्ञान तुम्हें प्राप्त होता जाएगा वो सब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में छपा रहेगा, कहीं तुमसे दूर नहीं जाएगा। और जब वो सारा ज्ञान तुम्हारे मन के अंदर जमा होते जाएगा तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे, ज़रा सोच के देखो। 6 वर्षों तक सारा ज्ञान, सारी बुद्धि जब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में जमा हो जाएगी तो निश्चित तौर पे वो 6 सालों की बुद्धि तुम्हें एक विद्वान ज़रूर बनाएगी। मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। मंत्री पुत्र भी इस बात को समझ गया और उसने कहा कि हाँ, अगर मैंने ऐसा किया, मैं सारे ज्ञान को, सारी बुद्धि को अपने मन में, अपने दिमाग में जमा करता रहा, अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो निश्चित ही 6 वर्षों में मैं ज्ञानी और गुणी भी बन जाऊंगा, अर्थात ज्ञान और गुण का लखपति यानी कि रईस बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और मैं सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? व्यापारी ने मंत्री पुत्र से पूछा। मंत्री पुत्र ने पूरे विश्वास से कहा, अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। और पूरे यकीन से उसने कहा कि मैं अगली बार जब आपसे मिलूंगा तो ज्ञान और गुण का लखपति बनकर ही मिलूंगा, उसी रूप में मिलूंगा जो आप चाहते हैं। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप राजधानी चलिए, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई में लगूंगा, मुझे रास्ता मिल गया, अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे यकीन है कि मैं अब आगे बढ़ पाऊंगा क्योंकि मुझे सही रास्ता दिख गया, मुझे पता चल गया कि मुझे करना क्या है, इसलिए आज ही मुझे राजधानी लेकर चलिए, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा। मंत्री समझ गया लड़के की बुद्धि खुल गई है, यानी अब वो समझ गया है कि उसे आगे क्या करना है, उसे किस चीज़ में ध्यान लगाना है। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। उसने अर्थात मंत्री ने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली, उससे फिर से बाय कहा और राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में 4 गुने उत्साह से लग गया। 4 गुने अधिक उत्साह से वो पढ़ाई में जुट गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। और तरीका क्या था कि जिस तरह से व्यापारी जो भी कमाता था उसको अपने लिए और अपने मित्र के लिए व्यापार में लगाता था, यानी 2 भाग में करके लगाता था, वही चीज़ ये क्या करता था कि जो भी चीज़ सीखता था, आज उसने जो भी चीज़ कक्षा में सीखी, उस चीज़ को वो क्या करता था, अपना एक काल्पनिक मित्र, उसने बस इमेजिन कर लिया था कि उसका एक दोस्त है जिसको उसे पढ़ाना है, तो जो चीज़ वो सीख कर आता था वही चीज़ वो अपने मित्र को पढ़ाता था, उसे सिखाता था। इससे क्या होता था कि जो उसने पढ़ा था वो तो पहली बार उसने पढ़ लिया था, और दोबारा वो जब अपने मित्र को सिखाने लगता था, उसे पढ़ाने लगता था, तो उसका अच्छे से रिवीजन हो जाता था। तो जब वो 2 बार पढ़ता था, एक बार खुद पढ़ता था और एक बार मित्र को पढ़ाता था, तो डबल रिवीजन उसका जब होने लगा तो उसकी बुद्धि बढ़ने लगी, उसका ज्ञान बढ़ने लगा। और वह कहता था यह मेरा है, यह मीत का है। यानी जब उसने पहली बार पढ़ा था तो वो उसका ज्ञान था, उसकी बुद्धि थी, उसके हिस्से का शिक्षा था। और जब वो दोबारा पढ़ाता था तो वो उसके मित्र के हिस्से की शिक्षा होती थी। इस तरह हर पाठ दोहराता जाता और बार बार रिवाइज करते हुए हर पाठ को आगे बढ़ने लगा। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा, वह विद्याएं सीखता गया, जो भी पढ़ता था वो सारी विद्या वो सीखते जाता था। अच्छे गुणों से संपन्न होता गया, संपन्न मतलब भरता गया, रईस होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और 6 साल में ही वो इतना कुछ सीख गया कि वो प्रकांड पंडित बन गया, बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। और आगे जाकर वो अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, मतलब उनका वारिस बना। उनके जो जिस रास्ते को ले जा रहे थे आगे दूसरा संभालने वाला वही बना, उसी ने उनकी विरासत को संभाली।
गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते और वो जो कहानी उन्होंने गुरुजी ने इन लोगों को सुनाई थी, लेखक को सुनाई थी, वो कहानी वो सभी बच्चों को सुनाते थे ताकि सभी बच्चे जो क्लास में पढ़ कर जाते थे वो घर में उसको रिवाइज करते उसी तरह जैसे वो किसी को पढ़ा रहे हों। डबल रिवीजन से क्या होता है कि जो चीज़ नहीं भी हमारे समझ में आई होती है क्लास में, वो जब हम किसी को समझाने लगते हैं तो उस समय समझ में आ जाता है, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। खासकर उन बच्चों को ज़रूर सुनाते थे जो पढ़ नहीं पाते थे या पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते थे, या जो कोशिश करते थे और फिर भी नहीं समझ पाते थे, उन लोगों को ज़रूर सिखाते थे। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सब ने पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता और नए उत्साह से वो सब जी जान लगाकर पढ़ने लगते, बड़ी मेहनत से पढ़ते। जी जान लगाकर मतलब मेहनत से। स्वयं तो पढ़ते ही सहपाठियों को भी पढ़ाते और वो खुद तो पढ़ते ही थे, साथ में पढ़ने वाले जो दोस्त होते थे उनको भी पढ़ाते थे, जिनसे उनका रिवीजन हो जाता था। मीत का भाग भी तो रखना था। आखिर जो उसके मित्र का भाग था वो भी तो उनको चुकाना ही पड़ता, नहीं रखते तो फिर रिवीजन कैसे होता। अर्थात आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं क्लास में, उसको दोबारा रिवाइज ज़रूर कीजिए। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि जो आपने कमाया है बस वो उतना ही रह जाएगा। और अगर आपको धनी बनना है तो क्या करना होगा, जो आप कमाएंगे उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। रोज़ रोज़ बढ़ी जो आप लगा रहे हैं किसी बिजनेस में, उससे ज़्यादा जब आप कमाएंगे तब तो वो आपका मुनाफा हो गया। जितना आपने बिजनेस में लगाया अगर उतना ही आपको धन प्राप्त हुआ तो वो फ़ायदा तो नहीं हुआ, वो तो बस बराबरी में चला जा रहा है, तो ये आपका नुकसान होगा। तो अगर आपको फ़ायदा कमाना है, मुनाफा का चाहिए, तो आपको क्या होगा कि उससे ज़्यादा धन कमाने की ज़रूरत है और ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए भी आपको रिवीजन ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि जितना आप पढ़े हैं बस उतना ही रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो आपको जब बढ़ाना है तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में ज़रूरत पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। मुख्य बात क्या थी इस पाठ में, आपने देखा कि जो मंत्री था वो गरीब था कितना, उसको उसके मित्र ने सहायता की और उसे पढ़ाया लिखाया। फिर समय बदला, वो मंत्री बन गया और दूसरा मित्र जो था, जो अमीर था, वो गरीब हो गया, भिखारी बन गया। और मंत्री ने फिर अपने मित्र की सहायता की। फिर वो गरीब भिखारी बना हुआ सेठ जो था, व्यवसायी जो था, फिर से धनिक हो गया अपने मित्र की सहायता से। और फिर जब मित्र का पुत्र पढ़ नहीं रहा था, मित्र मानसिक रूप से असंतुष्ट था, तो फिर से उस व्यवसायी मित्र ने उसकी सहायता की। तो इस प्रकार हमने देखा दोनों मित्रों ने एक दूसरे को परस्पर सहायता किया और दोनों जीवन में आगे बढ़ते रहे, खुशी से आगे बढ़ते रहे। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के पास अगर सच्चा मित्र है तो वो वही है जो उसकी कमियों को, उसकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करता है। ये कहानी लिखी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उनकी प्रमुख पुस्तकें नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा आदि है। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर में। तो पहले तो आप लोग शब्दार्थ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दकोश ही नहीं होगा तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे। अब मौखिक प्रश्न जो है, तो जब तक यहाँ ना लिखा हो कि एक पद में उत्तर लिखें तब तक आप एक शब्द में उत्तर नहीं लिखेंगे। मैंने ये इसलिए इस तरह से लिखा है ताकि सिर्फ आपको समझा सकूं, उत्तर आपको खुद से लिखना है। तो हार्ड टास्क मास्टर किसे कहते हैं, जो अपने काम को सुनिश्चित ढंग से करवाते हैं और जो काम पूरा ना होने पर उसे पूरा करने की नई नई योजनाएं भी बनाते हैं। ठीक है। गांव के दोनों मित्रों में क्या संबंध था, तो गांव के दोनों मित्रों में मित्रता का संबंध था। इसे पूरे वाक्य में लिखेंगे। राजा किस दिन स्वर्ण मुद्राएं देते थे, पूर्णिमा के दिन। मंत्री के लड़के की बुद्धि किस प्रकार खुली, पिता के मित्र की बताई कहानी से। दोनों बालक एक दूसरे को क्या कहकर पुकारते थे, मीत कहकर पुकारते थे। राजा ने दरिद्र मीत की विद्वता देखकर उसे क्या बना दिया, उसे मंत्री बना दिया। इस तरह से पूरा उत्तर लिखा हुआ है, देख लीजिए।
उसके बाद है किसने किससे कहा। ये तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उत्तर कर दिया गया है। तत्सम का अर्थ होता है वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हों, जिन्हें हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं। उन्हीं शब्दों का विकृत रूप होता है जिसे तद्भव कहते हैं। तो यहाँ तद्भव शब्द दिए हुए हैं और उनके संस्कृत शब्द आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद विशेषण विशेष्य शब्द है मुहावरे। मुहावरे के अर्थ और वाक्य आपको लिखने हैं। तो मुहावरों का अर्थ तो लिखा हुआ है, हाथ बटाना, मदद करना, मिलजुल कर काम करना। बच्चों को भी घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, ठीक है। स्वर्ग सिधारना मतलब मृत्यु होना, मर जाना। तो यहाँ पे वाक्य आपको अपने हिसाब से लिख देना है, जैसे कि लंबी बीमारी के बाद रमेश के दादाजी स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। दाने दाने का मोहताज होना, बहुत गरीब होना। एक समय ऐसा आया कि सेठ दाने दाने को भी मोहताज हो गया। बुद्धि खुल जाना, समझदारी आना। अपने सामने खड़े आईएएस महोदय के संघर्षों को सुनकर मोहन की भी बुद्धि खुल गई और उसने तय किया कि वो भी जी जान लगाकर पढ़ेगा, ठीक है। अगला जो है 5 विशेषताएं मित्र की, अच्छे मित्र की क्या होती हैं वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पॉइंट में लिख दिया है ये उत्तर। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से संबंधित कथा मैंने अभी अभी सुनाई, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी कहानियाँ बहुत सी हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ तो पूरा हो गया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारा ये समझ में आ भी गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं बंद करती हूँ और ध्यान रखिएगा कि आपको ये वीडियो शेयर भी करना है और इसको लाइक भी करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो मित्र, जो बंधु या दूसरे बच्चे जिनको आप नहीं भी जानते हैं, उनकी भी थोड़ी सहायता हो जाएगी। तो फिलहाल इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।